बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान की सियासत में हलचल, एक नया पंडोरा बॉक्स और इंकशाफात की बात, जबकि इंकशाफात मलिक रियाज के और मलिक रियाज के खिलाफ जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें इस दफा लगता है कि कुछ हकीकत सामने आ ही जाएगी। पहले भी माजी में बहुत दफा हो चुका है कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ बातें हुई, केसेस सामने आए, लेकिन चूंकि बहुत हद तक मीडिया और सहाफियों की बातें उनके पास थी तो ये चीजें सामने बहुत ज्यादा हद तक आगे नहीं जग गई। लेकिन इस दफा कुछ मैनेजमेंट अलग है। इस दफा जो पाकिस्तान को चलाने का फार्मूला बनाया गया है या कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, तो लिहाजा इसमें हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें ये दबाव में आया जाता था। लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि जो शायद मलिक रियाज या उनके साहबजादे के खिलाफ सामने आए, लेकिन किस हद तक इसमें अब दम है ये अभी वक्त बताएगा। ये वक्त से पहले बात है कि इस पर कोई कॉमेंट किया जाए, लेकिन हम जरूर इस पर बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड जिस पे अभी रिसेंटली बानी पीटीआई को सजा सुनाई दी गई, उसमें किस हद तक मलिक रियाज साहब के ये ताने बाने जो मिल रहे हैं उस केस पे असरअंदाज होंगे, कुछ बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब एक और दफा नाराज नजर आते हैं हुकूमत से और इनकी ये नाराजगी किस हद तक मजीद पीटीआई के करीब लेके जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब को इस पर ही बात करेंगे। और कुछ अमेरिका की जो अंगड़ाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ नजर आती है। लगता कुछ यूं है कि बाज़ ऐसी है कि अमेरिका की टॉप लिस्ट में अब पाकिस्तान नहीं रहा है। कुछ एसोसिएशन के मसले हैं, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मामला किस हद तक आलमी सतह पे इस बात को के रुख को मोड़ेगा कि पाकिस्तान का फैसले और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला किस हद तक आगे जाएंगे। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से भी है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अली ताहिर साहब, ये आप तो उस पर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मलिक रियाज साहब का मामला 190 मिलियन पाउंड से तो मिलता है। एक तरफ आपके बानी को इस मामले पे सजा सुनाई दी जा चुकी है। किस हद तक समझते हैं कि मामला आगे जाएगा, या आपको लगता है कि माजी की तरह ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता? देखिए, मामला ये है कि वो एज एन एक्यूज्ड अरेन हुए इस मामले के अंदर और फिर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया और उसके बाद तेजी से जल्दी जैसे आपने देखा कि ट्रायल किया गया और फिर जजमेंट में कुछ ताखीर की गई। तो अपने हिसाब से शायद कोई हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कोशिश थी कि कोई डील के ऊपर हम राजी हो जाए। जाहिर है हम किसी डील के ऊपर राजी नहीं हुए। हमारा एक बड़ा कैटेगोरिकल उसके अंदर स्टेटमेंट था कि हम जुडिशल कमीशन के अलावा और किसी चीज पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जुडिशल कमीशन की चूंकि बात नहीं मानी गई तो हमने भी फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में हम भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी वजह से इस केस का फैसला भी आ गया। अब चूंकि मलिक रियाज साहब ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि राज तो बहुत सारे हैं दिल में और वो आकर बताएंगे तो सबके पोल खुलेंगे। और खान साहब का आपने देखा है कि उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि बिल्कुल आप मलिक रियाज को बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या मैंने कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई चीज ली थी जो विच इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर एन ऑफेंस अंडर द नैब लॉ। आखिर आपने अगर कुछ निकाला तो वो एक अल कादिर यूनिवर्सिटी निकाली, वो भी एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा जो पाकिस्तान के बच्चों के लिए बनाया गया, हमारे यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए बनाया गया, उसके ऊपर आपने केस बनाया, वरना अदरवाइज तो आपके पास और कोई केस था नहीं। तो ये करें जो ये करना चाहते हैं। आई एम श्योर बहुत से कार्ड मलिक रियाज के पास भी होंगे, वो भी आकर सामने खोलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गुस्सा है वो इस बात पर है कि मलिक रियाज जो है वो वादा माफ गवाह क्यों नहीं बने। और मैं तो ये भी समझता हूं कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी और किसी तरह से रियासत का पैसा इन्वॉल्व था, तो फिर इसका तो सबसे पहले आपको, बाकी सबको छोड़ के सबसे पहले तो हसन नवाज को आप जाके पकड़ें, जो यानी मियां नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं वो कभी दिवालिया हो जाते हैं। एक बेटा अभी दिवालिया हुआ है। अली ताहिर साहब, जब भी मैं पीटीआई वालों से बात करती हूँ हसन नवाज वाला केस सामने लेके आ जाते हैं, लेकिन क्यों फिर उनको आलमी सतह पे जो है ग्रीन चिट मिल चुकी है, उनका तो कोई एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, बातें जरूर है, आपके बानी के खिलाफ तो बाकायदा केस अब हो चुका है। चलें ठीक है, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस पर मेरी कुछ क्वेश्चन है जो मैं बाद में करूंगी। लेकिन अगर आप उनके साहबजादे की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उनको तो ग्रीन चिट मिल चुकी है इंटरनेशनली।
नहीं, कहां से ग्रीन चिट मिली है? कोई ग्रीन चिट नहीं मिली। जहां तक आप कह रही हैं कुछ देर के लिए, मैं तो समझता हूं कि ये बात सच है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और इस बात को थोड़ी देर के लिए नहीं, इसको सच के तौर पर हमेशा के लिए करना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चलिए बात कर लेते हैं, मुझे भी जरा मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। सर, इस बात को तो आप बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिम्मेदारी उसकी होती है जो साइनिंग अथॉरिटी होता है, और करप्शन का पैसा कभी भी पाकिस्तान में एक ढेला भी वापस नहीं आया। ये 190 मिलियन पाउंड वाहिद पैसा था जो वापस आना था, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उसी तरह से बार्गेनिंग की, उसमें जिस तरह से कोई पठान बार्गेनिंग करता है कि जनाब इतने दे दो, इतने नहीं तो इतने दे दो। अब वो लगे किस काम पे, एक बिल्कुल एक अलग इशू है, जाहिर सी बात है, एक काम वहां पे हो रहा है अल-कादिर ट्रस्ट में। लेकिन क्या आप इससे इनकार करते हैं कि साइनिंग अथॉरिटी बानी पीटीआई नहीं थे? जी देखिए, तीन चीजें इसके अंदर हैं। एक तो नंबर वन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो पैसा यहां से ये बाहर ले गए और इन्होंने एवन फील्ड महल बना लिए और सरे महल बना लिए नवाज शरीफ ने और जरदारी खानदान ने, वो तो जाहिर है कभी पैसा वापस आया नहीं। ये क्रेडिट तो आप खान साहब को दीजिए ना कि वो पैसा वापस लेके आए, जो पाकिस्तान का चोरीशुदा पैसा था वो वापस आया, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, और वो गया एज पर द एग्रीमेंट विद द यूके गवर्नमेंट कि ये पैसा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस जाए, और मलिक रियाज बजाय इसके कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस करे, वो इस बात पे एग्री कर गया है कि जो लायबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इम्पोज, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर इम्पोज की भी है, ये जाके ये पैसे वहां पे जमा कराएंगे। तो जब वो एग्री कर गए थे तो वो उस पॉइंट के ऊपर वो आकर और जमा हो गए। मलिक रियाज ने ये कहा कि एक नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट है वो इस पे किया जाए। वो जब तीनों पार्टीज आपस में बैठी, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत और मलिक रियाज थे, तो इस चीज पे एग्रीमेंट हो गई, वो पैसा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस। जहां तक साइनिंग अथॉरिटी की बात है, तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी जो है वो काबीना थी पाकिस्तान की, और उसी पाकिस्तान की काबीना के अंदर से चंद लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आपके बड़े फेवरेट हैं, जिसमें मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं फैसल वाडा है, वो इस वक्त आपका बड़ा फेवरेट है, और आप उसके साथ, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ बड़ी जमी हुई भी है। उसको एक सीनियर सियासतदान लिखवा कर और आप उनको टॉक शोज में बिठाते भी हैं, वो अरब तरफ पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं, नॉनसेंस बोल रहे होते हैं, बट आपने उनको एक टाइटल दिया हुआ, तो फिर आपने उनके ऊपर क्यों नहीं केस बनाया? सर, टाइटल तो दिया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल है वाडवा साहब उन चंद लोगों में होंगे कि अगर मलिक रियाज साहब ने इंकशाफात का पंडोरा खोला तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वाडवा साहब का नाम होगा। नहीं, वो तो आपने तो साइनिंग अथॉरिटी की बात की ना, मैं तो अभी तक उधर रुका हुआ हूं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर साइनिंग अथॉरिटी में ये क्यों होता है कि बेशक वो अल-कादिर ट्रस्ट केस हो या वो 9 मई हो, अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, आप बरीउल जिम्मा हैं, और कोई अगर कहे कि हम डिक्टेटरशिप को नहीं मानते, इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, जो मैंडेट चोरी किया उसको वापस करो, तो आपके ऊपर केसेस भी बनते हैं और आप बरीउल जिम्मा भी करार दिए जाते हैं। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन हियर। द साइनिंग अथॉरिटी इटसेल्फ वाज द कैबिनेट, तो उस कैबिनेट को फिर आपने क्यों नहीं अरेंज किया, आप मुझे बताइए। और हेड तो बानी पीटीआई थे ना, वजीर आजम तो बानी पीटीआई थे, उनकी ईमा पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो होनी चाहिए थी। अच्छा सर, मुझे एक बताइए, एक बैरिस्टर के तौर पे, अभी जो फैसला हुआ है 190 मिलियन पाउंड का आपके बानी के खिलाफ, आप इसमें क्या समझते हैं कि क्या लूप्स रह गए हैं? क्या आप समझते हैं क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि इस पे तो होना ही नहीं चाहिए था, क्यों हुआ है ऐसा? आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है कि अगर आलमी सतह पे इस मामले को देखा जाए तो उनको ये लगेगा, अगर थर्ड पार्टी उसको देखती है और कहती है जनाब नहीं, ये केस इस तरह से नहीं सुनाया जाना चाहिए था, ये गलत हुआ है? देखिए, वो फैसला जज साहब ने तो लिखा नहीं है, वो फैसला जिसने भी लिख के दिया है वो कोई एक इंतहाई जाहिल आदमी है, जिसको कि अंग्रेजी जुबान की ग्रामर का भी नहीं पता। उसका सिर्फ जो ऑपरेटिव पार्ट है, अगर आप उसको पढ़ लीजिए, जो पेज नंबर 148 पे आखिरी पेज पे ऑपरेटिव पैरा है जिसके अंदर वो सजाएं दे रहे हैं, वहां पर भी जो है वो क्रेडिबिलिटी को क्रेडिटेबिलिटी लिखा हुआ है। इतनी गलतियां हैं उस एक पैराग्राफ के अंदर ग्रामर की और स्पेलिंग की कि आपको पता लग जाएगा कि ये किसी पढ़े लिखे वकील ने या किसी पढ़े लिखे जज ने नहीं लिखा। ये फैसला किसी ऐसे बंदे से लिखवाया गया है जो उसने अपनी तरफ से कॉपी पेस्ट का काम किया है। दुनिया भर में जो यूनिवर्सल जजमेंट्स आती हैं और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो गाइडलाइंस हैं,
कि जजमेंट्स टू द पॉइंट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और उसके अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। उन तमाम चीजों के ऊपर ये जजमेंट पूरा नहीं उतरती। मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी लो क्वालिटी की जजमेंट मैं तकरीबन जो है 2011 से मुंसलिक हूं इस पेशे से, मैंने इतनी लो क्वालिटी की जजमेंट मैंने आज तक नहीं पढ़ी। वो ना उसके अंदर कोई प्रॉपर रीजनिंग फॉलो हो रही है। बहुत से ऐसे विटनेसेस हैं जिनका आपको नजर आता है कि वो होने चाहिए थे, वो सामने आए ही नहीं है। ना आपने जो फैसला था बर्तानिया के अंदर जो हुआ वो आपने एग्जिबिट किया, वो एग्जिबिट किए बगैर आपने कैसे सजा सुना दी? अच्छा चलिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बताएं कि अगर इस फैसले को आप जाहिर सी बात है आप आगे भी लेके जाएंगे, क्या ये फैसला शहजाद अकबर की मौजूदगी के बगैर, फराह गोगी के बगैर या मलिक रियाज या किसी के पापा के बगैर ये फैसले का सही तरह से तनाजुर आप देख सकते हैं, या समझते हैं कि अगर आपने ये चैलेंज कर दिया और ये तमाम जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो ना हुए तब आपके हक में फैसला जा सकता है? नहीं, ये लोग तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है ना, इन लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इस केस के लिए जरूरी नहीं है ये तमाम लोग? जी अगर जरूरी थे तो वो तो कन्विक्शन के लिए जरूरी थे ना, वो तो कन्विक्शन तो आपने सुना दी। अब तो मामला अपील कोर्ट में जाएगा और अपीलेट कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये आईनी और कानूनी सखम इस फैसले के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो इसको ओवरटर्न करेगा। मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल इसी तरह जैसे तोशाखाना 1, जिस तरह साइफर, जिस तरह इद्दत, ये तमाम केसेस जिस तरह से फारिग हो चुके हैं पहले ऑलरेडी, उसी तरह से इस केस की कन्विक्शन भी फारिग हो जाएगी। और जो बेल ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आई एम श्योर सना आपने वो पढ़ा होगा, माशाल्लाह बड़ा आप वेल रेड हैं, आपने वो फैसला बेल ऑर्डर पढ़ा होगा। उसके अंदर तमाम चीजें तो क्लियर आउट हो गई हैं कि इस केस में जान थी कितनी, क्या है क्या इस केस में, कोई आप कनेक्शन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था शुरू से जितनी चीजें चली हैं खान साहब के खिलाफ, उसमें 190 मिलियन पाउंड वाला वो केस था कि जिसमें बात हो सकती थी और जिसमें जनाब सजा तक जा सकती थी या जिसमें ब्लैकमेलिंग हो सकती थी। ये मुझे लगता है कि ये वाहिद ऐसा केस था। लेकिन सर इसमें ये जरूरी था कि जिन लोगों के मैं नाम ले चुकी हूं उनको जरूर शामिल किया जाता। अगर उनको शामिल नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है इस फैसले की सेहत पे हम सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रायल कोर्ट ने जो स्लिप शॉट तरीके से काम किया है, मेरा ख्याल है आपने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, मैं उसके ऊपर और क्या आगे कमेंट करूं। और आप इन सारे लोगों का नाम ले रही हैं, आप हसन नवाज का भी नाम लीजिए जिसने 9 बिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर 18 बिलियन कमाए, उसका भी तो नाम लिया जाए कि वो ये नवाज शरीफ का बेटा ही हर जगह के नीचे से, मतलब जहां आप कोई स्कैंडल खोदें वहां से नवाज शरीफ का कोई ना कोई बेटा या बेटी निकल के बाहर आ जाते हैं, इस खानदान का कोई ना कोई निकल के आ जाता है। तो जरा उसको भी तो पकड़ के लाए ना, उससे भी तो जरा पूछें कि तुम्हारी क्या डील थी भाई, क्यों तुम ये खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अली कुछ देर के लिए अगर हम पॉलिटिकल हेड हटा के आप बात करें तो सिलसिला शुरू भी तो आपकी तरफ से होता है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये मलिक रियाज वाले मसाइल और ये बेटे से तनख्वाह ना लेना, जेलों में डालना, ये आपके दौर में भी हुआ है सब कुछ। देखिए जो बेटे से ना तनख्वाह लेना एक अच्छा नैरेटिव है, इन्होंने एक अच्छा रिटोरिक बनाया हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पढ़ लें तो वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक इकामा लिया हुआ था एक मुल्क के अंदर और उस इकामे को छुपाया हुआ था और उस कामे के बेसिस के ऊपर उसकी सैलरीज थी जो कि उसके ऊपर ड्यू हो रही थी। ये कैसे हो सकता है सना, आप मुझे बताइए कि एक मुल्क का वजीर आजम हो, उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, यानी हम इनको इतनी इज्जत दें कि यहाँ पर जो है वो अहम ओहदों पे बैठे और बाद में ये वहां पर जाकर ट्रक ड्राइवर के नाम के और लेबरर्स के नाम के अकामे लें और उनको छुपा के रखें सिर्फ इस वजह से कि इनको इजी ट्रैवल एक्सेस मिले। क्या ये किसी और मुल्क में आप इमेजिन कर सकते हैं? आप सोचिए कि अगर अमेरिका का सदर ने कहीं इकामा लिया हुआ यूएई का, चले वो छोड़िए, आप कल को कहिए कि मोदी का इकामा निकल आता है यूएई का, तो मैं और आप मिलकर उसकी कितनी क्लास लगाएंगे, उसके मुल्क में उसकी कितनी क्लास लगेगी। ये वाहिद लोग हैं जो उसके ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय आगे से आगे कहते हैं बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुझे निकाल दिया। और भाई उस पर नहीं निकाला, आपको इस बात पे निकाला है कि आपने एक अपना इकामा छुपा के रखा हुआ था, उसको डिक्लेयर नहीं किया और आपकी सैलरीज जो हैं वो बेशक आपने रिसीव की हो या ना की हो, वो ड्यू थी आपके ऊपर, क्या आपने उसको डिक्लेयर नहीं करना था कि भाई मेरे पास इस मुल्क का ये इकामा है, मैं यहाँ पर जो है मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, मैं यहाँ पे मजदूरी का काम भी करता हूँ, पाकिस्तान में वजीर आजम होते हुए खाने पीने से मेरा पेट नहीं भर रहा,
करप्शन करने से मेरा पेट नहीं भर रहा। असल फैसला तो ये था सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने एक अजीब ही नैरेटिव और रेटोरिक बना दिया है कि बेटे से ना तनख्वाह लेने के ऊपर निकाल दिया था, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इन सो फार एज अल कादिर ट्रस्ट केस गोज, उसके अंदर इतने कानूनी सुकम मौजूद हैं, आप असल में पर्सनल बेनिफिट तो कोई दिखा ही नहीं सके। हाउ इज अल कादिर यूनिवर्सिटी ऑफ पर्सनल बेनिफिट टू खान साहब? ये किस तरह आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं? अगर कोई बंदा कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाता है तो क्या वो उसका पर्सनल बेनिफिट हो जाता है? नंबर 2, आपने ये कनेक्शन कैसे बना दिया कि चैरिटेबल एंडोमेंट जो है उसका और सुप्रीम कोर्ट के एक फाइन का एक ताल्लुक है? इस तरह से तो फिर आप अरेंज करिए, सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजेस को भी अरेंज करिए, और जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के लोग हैं उन सबको भी अरेंज करिए, और फिर आप एक पूरा ही क्रिमिनल इंटरप्राइज बनाए। ये एक मजाका खेज केस है, इसका ना सर है ना पांव है। सर, हम अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान की सियासत, और हम इसमें देख चुके हैं कि फैसले होने के बाद रिवर्स भी हो जाते हैं, जिस तरह से बायोमेट्रिक हमने अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहती जो मेरी जुबान पे आ रहा था, लेकिन बहरहाल जब तक सजा थी तो वो शख्स मुजरिम ही कहलाता है, लेकिन हमने एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक भी होते हुए देखी, हो जाता है। इस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं हमारा जवाब तो सुन लेते, पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान जो है वो अफसोसनाक है। सर, ये आप भी समझते हैं कि हुकूमत खुद मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो भी पीछे से एक प्रेशर था कि आपको मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, वो एक प्रेशर में था, आगे कुआं पीछे खाई, उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से क्यों खत्म किया गया है सिलसिला? ये जो सजाएं ये बिल्कुल रिवर्स भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, क्यों किया आपने ऐसा? देखिए, ना सना कोई कुआं है ना कोई खाई है, वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और पाकिस्तान सर, ये बात मैंने हुकूमत के लिए कही है, अच्छा, मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात करना उनकी मजबूरी थी, और वही वाले मामला था कि मुज़ाकरात कर ले तब भी फंसेंगे और ना करे तब भी फंस जाएंगे, तो ये वाले मसाइल थे। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ 100%। उनके लिए वाकई आगे कुआं है पीछे खाई है, उनके पास कोई सियासी साख मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि वो बूट के सहारे और बंदूक के सहारे जो है वो इक़्तिदार में जमे रहे और बैठे रहे और टिकटॉक बनाते रहे। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, ना आगे कुआं है पीछे खाई है। और बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए सना, जब भी कोई गिल्टी पार्टी होती है ना, वो स्क्रूटनी से भागती है। हमेशा जो पार्टी सच पे खरी होती है और सच साबित करना चाहती है, वो कहती है कि आए स्क्रूटनी करते हैं। आप क्रिमिनल कोर्ट से इस मुल्क में भागे क्योंकि आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं था, और आपने मिलिट्री ट्रायल्स किए जिसका ना मुझे पता है ना आपको पता है कि वो ट्रायल्स कैसे हुए। और उसके बाद जब कमीशन की बारी आई तो आप उस पर भी भाग गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन इसके ऊपर बन गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इवन अदरवाइज भी ये बेहतरीन मूव थी इमरान खान साहब की तरफ से, कि वो अगर बनाते हैं तो भी ये खाई में जाके गिरेंगे पीछे, टू यूज योर टर्मिनोलॉजी, और अगर जो है नहीं बनाते तो भी आगे कुएं में जाके गिरेंगे, बिकॉज ये तो सामने साबित हो जाएगा कि ये गिल्टी पार्टी है, तभी तो भाग रहे हैं, वरना इनको कमीशन बनाने में क्या इशू है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है, बाज़ औक़ात सियासत में आपको नरमी दिखानी भी पड़ती है, आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात अगर हो जाते तो बहुत से मामला ठीक भी हो सकते थे, आपका लीडर बाहर भी आ सकता था अगर थोड़ी सी लचक दिखा दी जाती? नहीं, देखिए ना, खान साहब का इस वक्त उनको बाहर आने से में तो कोई सच कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। वो तो आप देख लीजिए, वो उन्हें कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए तो वो कहते हैं कि नहीं, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करिए जिन जिनको आपने अंदर किया हुआ है। ये पहली दफा पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, वरना जब बीबी को चांस मिला और आसिफ जरदारी को चांस मिला तो वो फौरन मिनट लगाए बगैर यहां से भाग गए थे। अभी रिसेंटली जब ये कहते थे कि जी दमाद वो जो है ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो शर्जील मेमन और ये बाकी सारे लोग जो हैं, डॉक्टर आसिम, सब लोग जो हैं ये जेलों में थे, आसिफ जरदारी बाहर भाग गए थे। इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया तो ख्वाजा जो रफीक है और बाकी ये ख्वाजा साद है, ये सारे बेचारे जेलों में होते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है पार्टी से अपने आप को डिस्टेंस भी करते जा रहे हैं। और मियां साहब जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर डील करके बाहर भाग जाते थे कि मुझे मच्छर बहुत काटते हैं जेल के अंदर। कभी वो जद्दा चले गए, कभी वो लंदन चले गए, सब कुछ अपनी लीडर्स को छोड़ के। तो खान साहब तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, सबको निकालो वरना कोई मसला नहीं है, मैं अकेला बाहर आने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये तो आपको विल और स्ट्रेंथ दिखाता है। अब इनके लिए मसला ये हो गया है कि उनको अंदर रखना भी इनके लिए इशू है, उनको बाहर निकालना भी इनके लिए इशू है। इनको पता है दोनों सूरतों में इनके लिए खतरा ही खतरा है। वंस अगेन
आपने बात इतनी जबरदस्त कर दी है कि वंस अगेन टू बोरो फ्रॉम यू, पीछे खाई है और आगे कुआं है। और देखिए मुज़ाकरात, हम तो इनसे इक्तदार तो नहीं मांगना चाह रहे, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें लाके इक्तदार में बिठा दें, हम तो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दें। जो मेरे ख्याल में कोई भी एक रीजनेबल सेन माइंडेड आदमी होगा वो यही कहेगा कि जी बिल्कुल जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छूटना चाहिए, इस तरह लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपके वायलेंस का इल्जाम आपने हमारे ऊपर लगाया है, तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दें ताकि पता लग जाए कि 9 मई कोई मुनज़्ज़म साजिश थी या नहीं थी, और 26 नवंबर को आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों पर डायरेक्ट फायर करके लोगों को शहीद किया या नहीं किया। तो ये अगर इनका दामन साफ हो तो ये 1 मिनट लगाए, मेरा दामन साफ हो मैं तो सना 1 मिनट लगाऊं, मैं को बनाए जुडिशियल कमीशन ताकि सारा कुछ जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैंने अगर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बना दिया तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसमें मेरी अपनी पकड़ हो जाएगी, तो मैं कभी उस पर नहीं मानूंगा और मैं कहूंगा कि बस ठीक है जी इसको छोड़ें और आप बस बाहर आने की बात करें, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ये सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। मलिक रियाज साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उनको मफरूर ने अपने करार दे दिया है, अब वो इंकशाफात का पंडोरा बॉक्स खुलेगा वो एक अलग मसला है। लेकिन यूएई की टेरिटरी के साथ एक माहिदा पाकिस्तान का तो हुआ है, क्या आपको लगता है कि अगर गिरफ्तारी वाली बात होती है तो वो यूएई में कहीं हो सकती है, या वो तो बहुत ईजी है कि वो बहुत जल्दी वहां से मूव कर सकते हैं, और दूसरे ममालिक के साथ अभी डिपेंड करता है कि कितनी हमारी माहिदा हुए हैं, क्या सिलसिला है, क्या समझते हैं कुछ होगा आगे? देखिए जी, 2 बातें हैं। बात नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो पहले से ही थे, तो नैब को अब इस वजह से याद आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई बहुत से राज मैं खोलूंगा, तो उन पे एक प्रेशर डाला जा रहा है। वरना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो आज के थोड़ी है, जब से ये केस चल रहा है तब से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। नंबर 2, अल कादिर ट्रस्ट केस की बात करूं। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल कि यूएई जो है वो अपनी इमेज का दुनिया में बड़ा ख्याल रखती है, और इस वक्त इस रीजन के अंदर सिर्फ एक हम ही है जिन्होंने जो है वो टू बी वेरी फ्रैंक अपनी डर्टी लॉन्ड्री बाहर आके धो रहे हैं, अपने लोगों के मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, अपने लोगों पे गोलियां चला रहे हैं सिर्फ एक रिजीम को बचाने के लिए। बाकी तो इस रीजन के अंदर सारे लोग अपनी सॉफ्ट पावर इस वक्त एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, और यूएई भी अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो आप देखिए कि वो बार बार अगेन एंड अगेन अपनी सॉफ्ट पावर के ऊपर बड़ा काम कर रहा है, और हम भी इस बात को जानते हैं। वन ऑफ दीज थिंग्स उसमें यह भी है कि अब तो पाकिस्तानियों के लिए वीजे भी आपको पता है 99% रिजेक्शन रेट इस वक्त हो चुका है। तो वो तो वैसे ही आप लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, जो हरकतें आप इंटरनेशनल स्टेज पे कर रहे हैं, और मेरे जैसे प्राउड पाकिस्तानियों के शर्मिंदगी का बायस आप लोग बन रहे हैं, ट्विटर बंद कर कर, वीपीएन बंद कर कर, और अब ये पीका की अमेंडमेंट्स लाके लोगों को जेलों में डाल के, लोगों पे गोलियां चला के, इलेक्शंस में धांधली करके, मुझे नहीं लगता कि यूएई आपके साथ इसका पार्ट एंड पार्सल बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर पीटीआई से हमारे साथ मौजूद थे, और एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जुल्फिकार अली बदर साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और यासीन आजाद साहब पीएमएल-एन से आपका ताल्लुक है। जुल्फिकार अली बदर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपकी पार्टी तो हमेशा से मुज़ाकरात को वेलकम करती आई है, हमेशा आपने मफाहिमत की सियासत की है। अभी जो एक सिलसिला चल रहा था, जनाब मुज़ाकरात हो जाएंगे, पाकिस्तान में हमें कुछ सियासी स्टेबिलिटी की उम्मीदें नजर आने लगी थी, वो मध्यम पड़ गई। आपकी पार्टी का इस तमाम मामले में क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारी इस चीज पे बिलीव करती है, और लीडरशिप भी, कि जो भी मसला हो, वो चाहे सियासी नवैयत का हो या हुकूमती नवैयत का हो, उसको हल करने के लिए मुज़ाकरात का ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। हमारी पार्टी इस चीज पे अभी लाएमल बनेगा। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल सीईसी का इजलास बुलाया है, उस पर तमाम पार्टी के जो सीनियर क़यादत है उसको इनवाइट किया है, उस पर मुशावरत की जाएगी, लाएमल बनाया जाएगा, और एक नई हिकमत अमली को जो बताया जाएगा कि कैसे हम उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई दो फरीकैन मुज़ाकरात के लिए बैठे, हम उसको वेलकम ही करेंगे। अगर कोई फरीक उसमें ये समझे कि हमने बैठ के बात नहीं करनी, तो हम कभी भी उस चीज को जो है वेलकम नहीं करेंगे।
और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तमाम मामलात को के अंदर तमाम फरीकैन को टेबल पे लाके और उनके साथ मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रख के ही चीजों और मसलों का हल निकल सकता है। उसके बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की मसाइल का हल नहीं निकल सकता। ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है और इसमें पीपल्स पार्टी की कोई बुराई है नहीं। जुल्फिकार अली भट्टर साहब, जब मुज़ाकरात की बात आती है तो दो पार्टीज का नाम लिया जाता है, या तो पीटीआई या मुस्लिम लीग नून। आप भी इस हुकूमत में शामिल हैं, तो अभी तक तो इस सारे मामलात में कहीं आपका जिक्र नहीं है कि आप कहाँ थे। अगर अब जाके आप किसी मामले में शामिल होते हैं तो बहरहाल ये तो एक खुशाइन बात है, लेकिन क्या पहले भी तमाम मामलात में आप साथ थे? देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमारे वोटों से हुकूमत बनी जरूर हुई है, पर ये डिसीजन मेकिंग जो है पीएमएलएन की अपनी जो कैबिनेट है वो सिर्फ करती है। और ये जो हुकूमती पार्टी बनी है, नेगोशिएशन टीम बनी है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जरूर शामिल है, ताकि मामलात को किसी तरह निगराने के लिए तमाम फरीक़ैन और तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेना चाहिए। ये सिर्फ जो है अपोजिशन से मुज़ाकरात तक नहीं होना चाहिए, इसका दायराकार वसी होना चाहिए। दीगर जो मुल्की मसाइल है या पर फैसला किया जाता है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहिए। कल हमारा जो सीसी का इजलास है उसमें बैठ के बहुत एट लेंथ जो है चीजों को डिस्कस किया जाएगा कि कहाँ पे इन चीजों के अंदर कमी है, कि क्यों हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता और जिनमें मुशावरत में शामिल किया जाता है क्यों आगे चल नहीं रही, और उसमें हुकूमत का क्या हुकूमत क्या है और उसके अंदर क्या फरीकैन कौन कौन है, क्या स्ट्रेटेजी में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इशू है। तो ये कल सारी चीजें एट लेंथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की सीसी और सीनियर क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरफ कायल करती है कि हम भी हुकूमत का हिस्सा बने और हम भी कैबिनेट का हिस्सा बने, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कि आज तक इस चीज के ऊपर तैयार नहीं थी, लेकिन अगर सीसी की तरफ से कुछ आता है ऐसा इंडिया तो इस बारे में सोचा जा सकता है ताकि हम भी हुकूमती फैसलों के अंदर मुशावरत के अंदर शामिल किया जाए और चीजें आगे चल सके। जुल्फिकार अली भट्टर साहब, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगी, मेरे कम इल्मी है कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे वोटों से हुकूमत बनी है, हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब इस वक्त मुल्क की सबसे एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं। अब मुझे आप बता सकते हैं कि अगर यही वाले मामलात हैं तो आप क्यों इस तरह से ये बात करते हैं कि हम हुकूमत में सिर्फ वोटों से हमने बनाई है, जमहूरियत के लिए बनाई है? आपको नहीं लगता कि जो बयान आपने दिया है इस वक्त, बहुत सारे आपके रहनुमा आते हैं पीपल्स पार्टी का, वो यही जुमला कहते हैं, क्या बाकायदा आपके चेयरमैन ने इस बात का ऐलान किया है या मेरे इल्म में नहीं है कि आप हुकूमत में सिर्फ वोट के लिए, आप वोट दे के आपने जमहूरियत की बका के लिए साथ हुए हैं, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है? तो क्या ये बात है? देखिए, हुकूमत का हिस्सा तब बनते हैं जब आप कैबिनेट का हिस्सा हो। आपने अगर आप वोट की हद तक हो तो आपने हुकूमत बनाने में मदद जरूर की होती है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। हम ये कहते हैं कि और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इस हुकूमत को सपोर्ट किया पीएमएलएन की, उस टाइम पे ये फैसला किया था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो अपनी मर्जी की टीम, अपनी मर्जी के कैबिनेट मेंबर्स बनाएंगे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल नहीं होंगे। तो लिहाजा वो अपनी टीम को अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पब्लिक पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। ऐसे पीटीएम की लास्ट गवर्नमेंट के अंदर ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी के लोगों की वजह से बहुत सारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पीपल्स पार्टी वाले अपनी लीडरशिप से इतराज करते थे कि हम कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारी जो है मिनिस्ट्रीज के अंदर सेक्टर्स के थ्रू इंटरफेरेंस करते हैं और चीजें आगे नहीं इम्प्लीमेंट होती। तो एक बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट सिचुएशन थी। इस वजह से बिलावल साहब ने
जुल्फ़िकार अली बदर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है और कुछ देर में फिर से उनसे राब्ता करते हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि ठीक है जनाब, बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी कि कोई वजारत इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने अपने नाम नहीं की, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। लेकिन अगर आप किसी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो क्या उसके अच्छे फैसलों पर और बुरे फैसलों का असर, अगर वो कहते हैं जना हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन ये तो तारीख गवाह रहेगी कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने में साथ दिया और ये साथ जो है वो बहरहाल तारीख में इसी तरह से याद रखा जाएगा। मैं फिर ये बात कहूँगी, जो साइनिंग अथॉरिटी होती है उससे सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और क्या आगे मामला चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बैरिस्टर अली ताहिर भी हमारे साथ थे और अभी जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ हैं, क्या ये भी मामला डिस्कस होगा कल जो आप मीटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल इशू जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी राय दे सकती है और मुल्की मुफाद में कंट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों या अवाम से रिलेटेड इशू हों, उन तमाम चीजों को एट लेंथ डिस्कस किया जाएगा। सर, एक और मामले की तरफ आ जाते हैं। अभी मलिक रियाज वाला मामला जो है बड़ा गर्म है और ये मामला को सियासी तौर पे हलचल यूं समझा जा रहा है कि अगर वाकई मलिक रियाज साहब ने सबके नाम ले लिए तो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आपके अपने क्या इसमें तासुरात हैं, क्या कमेंट करेंगे? खास तौर पे सिंध में भी एक बड़ी ज़मीनें हैं, कराची की सतह पे भी, कि जिसपे मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, मजीद भी चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले भी मामला रफा दफा हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर नाम लिए गए तो कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? मुझे नहीं पता कि अगर मलिक रियाज साहब नाम लेते हैं तो किसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें इस चीज से डर है। अगर स्टेट समझती है कि उनको लाके उनको इंटेरोगेट करके या उनको चीजों के अंदर शामिल करने पे, शामिल तफ्तीश करने पे या इंक्वायरी करने में कोई चीजें क्लियर करनी है, तो ये स्टेट ने डिसाइड करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे 1% कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप अभी क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कहा जा रहा है, खास तौर पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें ये नहीं देखा जा रहा, जो हम देख रहे हैं अभी फैसलों में, कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन सिर्फ उसको सजाएं दी भी जा रही हैं। मलिक रियाज साहब के खिलाफ पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। इस दफा आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ प्रेस रिलीज ही रहेगी या आगे भी मामला जा सकता है? अगर मैं पॉलिटिकल हेड हटा के आपसे पूछूं, एक जनरल आपका क्या तज्जिया है इस पे? मेरे ख्याल से कि ये किसी न किसी चीज को अचीव करने के लिए है, और अगर वो अचीव करने के लिए इनको मलिक रियाज साहब को बुलाना पड़ता है या उनको दबाना पड़ता है या उनको किसी भी लेवल पे जाना पड़ता है, तो एज ए न्यूट्रल ले मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, तो स्टेट आई थिंक दे विल गो ऑल आउट टू गेट। सर, मजीद यहाँ पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई रहनुमा से भी हमारी बात हो रही थी, वही कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला रफा दफा नहीं हो सका तो मजीद इस पे जो प्रेशर डालना चाह रहे हैं, कोई डील थी। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है बड़ा साफ सुथरा था और इमरान खान साहब को इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया है। मलिक रियाज का मामला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्या कॉमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट के साथ बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ सकती है 190 मिलियन पाउंड के ऊपर, कि ये इसके अंदर वो पार्ट एंड पार्सल थे। अगर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें तो बहुत सारी चीजों की हो सकता है खान साहब को के लिए भी बेहतर हो और स्टेट के लिए भी बेहतर हो, क्योंकि मलिक साहब के ना होने की वजह से और स्टेटमेंट ना देने की वजह से, केस में शामिल ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो अनएड्रेस्ड जा रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि शायद उनको ऊपर ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं कि उनको भी लाके इसके अंदर शामिल किया जाए। अच्छा सर, ये जो सूरत हाल चल रही है, मुज़ाकरात होने थे, नहीं हुए, रुक गए हैं, चीजें आगे चल रही हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आके हम ये सोचने में मजबूर हैं कि पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी हमें नजर आती है बहुत सारे मामलात में, उसकी असल वजूहात क्या है? करप्शन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, या ऐसी क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं कि जनाब ये एक मामला एड्रेस हो गया तो शायद चीजें बेहतर हो जाए? चाहे वो मैं सिंध की सतह पे कहूँ, स्पेशली पाकिस्तान की सतह पे कहूँ, क्या ऐसा एक पॉइंट है जिस जहाँ से शुरू किया जा सकता है तो शायद बेहतरी आ जाए? क्योंकि इस वक्त तो सारा जोर ही करप्शन और पॉलिटिकल मामलात पे है। Incompetency of the bureaucrats and incompetency of the political
leaders who were in power for the last many years. ये दोनों ही जिम्मेदार है इस सारी चीज के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद थे। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात पे है, एक तरफ यहाँ पे जो अंदरूनी मसले हैं वो अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और जिस तरह से मेरे मुल्क का जवान, मेरा फौजी जो है वो यहाँ पे दहशतगर्दी का निशाना बन जाता है, और बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिस पे काबू तो किया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में काबू किया जा सकता है कि जब आप यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं। यहाँ पे आज जो चीज़ें सामने आई हैं, और कल भी हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ न्यूज़ का हिस्सा बनी हुई थी करप्शन के हवाले से, नैब ये कह रहा है, और फिर उसके बाद नैब ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन साथ साथ जिस तरह तारड़ साहब बयान दे रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना ज़रूरी है कि जब उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे लोगों के नाम है और वो इंकशाफात अगर हो गए तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि वाकई अगर नाम ले लिया गया तो क्या होगा, और अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या चीज़ें हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वाकई अगर मुल्क को किसी बेहतर नतीजे पे लेके जाना है तो नाम ले ही लेने चाहिए, ताकि एक ही दफ़ा तमाम मामला जो है वो आपके सामने आ जाए कि ये सूरत हाल है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं यासीन आज़ाद साहब। आपका ताल्लुक PMLN से है। सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम। मलिक रियाज साहब के हवाले से जो यासीन आज़ाद साहब इस वक्त खबरें आ रही हैं, और इस वक्त तारा साहब का बयान भी मैं देख रही थी कि वो ये कह रहे थे कि इस वक्त उनको मफरूर जिस तरह से नैब ने करार दे दिया है, आप इसमें क्या समझते हैं कि मजीद कोई चीज़ें आगे आएंगी, या ये सिर्फ खबरें पहले जब जिस तरह से हम माजी में देखते हैं उसी की तरह ये दब जाएगी? देखिए, पहले जो 190 मिलियन का जो पाउंड का जो केस है उसके मेन बेनिफिशरी में वो आते हैं, तो यही वजह के उस केस के बाद 190 मिलियन केस के बाद वो लंदन से वापस नहीं आए, या दुबई में जाते हैं या वहां जाते हैं। अब जाहिर है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पैसा जो गया वो मलिक रियाज साहब के उस अकाउंट में गया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा एक केस में उनके जिम्मे लाइब्रेरी डाली थी, और वो पैसा उनके अकाउंट में जाना गया जो वहां नहीं जाना चाहिए था। अब उसके बदले में ये जो अलकादर ट्रस्ट का मामला है या बहुत सारे दूसरे मामला हैं, वो सारे के सारे मामला सामने आते हैं अगर वो यहाँ वापस आते हैं। मेरी अपनी जो इतलातें हैं इस सिलसिले में, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के बाद बड़ों से मुलाकात भी की थी दुबई में। मैं उसके डिटेल में तो नहीं जाने चाहता, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई मॉरल सपोर्ट नहीं मिली थी। उस सपोर्ट को जो मांग रहे थे वो उनको नहीं मिली थी। अच्छा सर, मैं कता कलामी की माजरत में, चूंकि आपसे मैं बहुत सारे सवालात कम वक्त में पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि जो मुल्कों के दरमियान टेरिटरी के मामला होते हैं उसमें UAE तो हमारे साथ है, लेकिन आपको किस हद तक लगता है कि जैसे UAE इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से खास अपना मौक़िफ़ रखता है, वीज़ों के इशूज़ हैं, अपना सॉफ्ट बेच आगे लेके आना चाह रहा है, इन हालात में मलिक रियाज के मामले में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वहाँ पे जाता भी है तो आप कितना समझते हैं कि ये मामला सक्सेसफुल हो सकता है? मैं आपसे ये कानूनी तनाजुर में पूछना चाहती हूँ। जैसे एक बात तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि मलिक रियाज साहब जिनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी, अब वो इन्वेस्टमेंट दुबई में करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर तो पाकिस्तान से तो बाहर हो रहा है ना आपकी जगह पे। अब दुबई की हुकूमत उनको परमिशन देती या नहीं देती, दुबई वालों को इतने बड़ी इन्वेस्टर की जरूरत भी नहीं है, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है, वो अपने मामला करते हैं। अब दुबई की गवर्नमेंट जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान से जो उनके मरासम है, उन मरासम की बना पर क्या रुख इख्तियार करती है, क्या स्टैंड लेती है, उसके मुताबिक तो कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। आप जो समझा है वो जो आपके सामने का मामला है, ये मामला आगे बढ़ेगा, देखा जाए क्या होता है। लेकिन वन है कि आप आज जो मुज़ाकरा हो रहे थे वो भी तकरीबन खत्म होकर रह गए। PTI ने कहा कि पहले हमारी बात मानो, कमीशन बनाओ तो तब हम बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वो मामला भी अब खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हुकूमत आज भी कहती है कि जो मुज़ाकरात खत्म कर रही है गलत है और हमें बैठकर आपस में बात करनी चाहिए। तो बानी PTI क्या चाहते हैं मैं नहीं कर सकता, आपको पता होगा, और शायद पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि बानी PTI अंदर रहें ताकि बाहर उनकी जो सियासत चल रही है वो चलती रहे।
तो डिटेल में नहीं जाना चाहता जिस चीज का जिक्र आप कर रही हैं, वो फिलहाल कबल वक्त इसलिए है कि दुबई गवर्नमेंट का स्टैंड क्या सामने आता है कि क्या वो चाहते हैं कि मालिक रियाज दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। और अगर वो ये कहते हैं कि इजाजत दें और उनके पाकिस्तान की इजाजत के बगैर उसको परमिशन दे देते हैं, तो ये फिर दुबई के गवर्नमेंट का अपना अंदरूनी मामला है। एक आजाद मुख्तार स्टेट है, वो अपने हिसाब से देखेगी कैसा इन्वेस्टर उनको चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसको इजाजत देते हैं या नहीं देते, ये तो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसला करना है। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा मफरूद इकबाल करने का चूंकि केस में सजा हो चुकी है, उसमें जुल्फी बुखारी भी है, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर भी है, ये सारे लोग हैं जो मफरूज हैं इस किस्म के, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो सकती है। जैसे आप काफी आप मुझे मैं कहना चाहूंगी ऑन स्क्रीन कि आप हकाइक पे बात करते हैं, आप पार्टी के तौर से भी बहुत कम मैंने देखा है कि आप बात कर रहे हो। मुझे सर ये बताइए कि जो इमरान खान साहब का फैसला हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये फरागोगी के बगैर, अकबर शहजाद के बगैर या मलिक रियाज या किसी और एक और चौथे फरीक, इन तमाम के बगैर ये फैसला सुनाया जाना चाहिए था? देखिए, हमारा जो लॉ है, कानून जो कहता है, कानून में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जब किसी जो आदमी के खिलाफ केस बनता है तो जो मफरूज मुलजमान होते हैं उनको एक किस्म का एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है और बाकी के खिलाफ केस चलता है। अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई भी केस नहीं है, 4 मुलजम है, 2 भागे, 2 की वजह से केस नहीं चलेगा, ये नहीं होता। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि उनको पहले आप मफरूज डिक्लेयर करेंगे और मफरूज डिक्लेयर करने के बाद जो बाकी के खिलाफ आप केस चलाएंगे, वो केस चलेगा, हर हालत में चलेगा, कोई भी आदमी नहीं बचेगा। तो ये तो हो गई लीगल पोजीशन। अब गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है हमारे रियाज के मामले में, हमारी हुकूमत क्या स्टैंड लेती है, अभी तक तो ये पता नहीं है। इससे पहले तो नैब वालों ने इस बात की कोशिश की नहीं कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मलिक रियाज को शामिल किया जाए, शहजाद अकबर को किया जाए, जुल्फी बुखारी को किया जाए। जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर को इस केस के अंदर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है। तो जब भी कभी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी केस की प्रोसीडिंग होगी। ये तो एक दूसरी सूरत हाल है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है और मामला काफी खराब है। और मैं हैरान था कि एक अच्छे खासे मुज़ाकरात हो रहे थे और बानी पीटीआई का जो पॉलिटिकल अप्रोच है तो पता नहीं उनके जेल में क्या है, शायद वो माइंड में रखते बैठे हैं। कमीशन बनाने में मसला क्या है, क्यों इतने खौफजदा हैं? अगर वहां से एक बात आती है तो थर्ड पार्टी को इन्वेस्टिगेशन ही तो करनी है, क्यों इस पे इतने प्रॉब्लम्स हैं? जैसे मैडम जो है 9 मई का हवाले से वो कमीशन इसलिए नहीं बन सकता कि मिलिट्री कोर्ट ने कई लोगों को सजाएं दे दी, ठीक है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि फैज हमीद वाला मामला आएगा और उसके बाद बानी पीटीआई का भी शायद 9 मई के हवाले से बचना मुश्किल हो जाए। तो वो मामला एक अलग है, उसमें कमीशन बनने का जो मामला है वो कब आप मुमकिन नहीं है मेरे नजर। लेकिन जहाँ तक 26 नवंबर या 24 नवंबर का ताल्लुक है उसमें अभी तक किसी को सजा नहीं हुई, उसमें कमीशन बनाया जा सकता है। लेकिन अभी 28 जनवरी को जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने राइटिंग में उनको जवाब देना था और उन्होंने वक्त से पहले ही इनकार कर दिया। तो इनकार करने की वजह तो बानी पीटीआई बताएंगे ना, तो मुज़ाकरात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। और पीटीआई के लोगों की परेशानी ये है कि उनकी मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। फ्री हैंड का मतलब है कि पहले मुज़ाकरात करें, टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाए, दोनों फरीक बैठे हैं, मामला को पीछे आगे चले तो मुमकिन है बेहतरी की तरफ जाए। आप कहते हैं मैं नहीं मानता, तो जो मैं चाहता हूँ वही करें, तो वो कोई नहीं करेगा। और कमीशन बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन 9 मई के हवाले से कानूनी एतबार से जुडिशियल कमीशन बनाना बहुत मुश्किल है। लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, मामला मिलिट्री कोर्ट के अंदर है, बात की सजाएं माफ कर दी गई हैं। आप उससे क्या साबित करना चाहते हैं कि जो जिन लोगों को सजाएं हुई है मिलिट्री कोर्ट ने गलत दी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करें? ये नहीं हो सकता। जो है 24 या 26 नवंबर का जो डिस्प्यूट है उस पर कमीशन बनाना फिलहाल आसान है,
उसमें कोई आईनी डिफिकल्टी इनके रास्ते में। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, PMLN से आपका ताल्लुक था। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हम 45 साल बाद ये कहते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी गलत हुई, तो जनाब ये भी वो मामलात को वापस लाया नहीं जा सकता, किसी को मनो मट्टी तले से निकाला नहीं जा सकता। PCO जजेस भी देखे और ये भी सुना पाकिस्तान की तारीख में कि यह आइन क्या है, एक रद्दी का पेपर ही तो है, इसके अलावा क्या है। ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं, फैसला, जजा और सज़ा, तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर सज़ाएं किन लोगों को हो भी गई हैं, तब भी अगर मामला बेहतरी की तरफ जाता है तो क्या इशू है। थर्ड पार्टी से करवाने की तो बात की जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि कौन ठीक कौन गलत, लेकिन हाँ ये मौक़िफ़ ज़रूर है बतौर सहाफ़ी कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ के बात करें, तभी मामलात बेहतर होंगे। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।